सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजीज़ के चैप्टर। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी आपका एक सब्जेक्ट है जो कि आपका थर्ड सेम का सब्जेक्ट है। और इसमें अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस अगर हम देखें तो इसमें आपको 4 यूनिट्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, आज हम कवर करने वाले हैं यूनिट 1। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यूनिट 1 इज़ इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के बारे में फर्स्टली आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। माइक्रोबायोलॉजी इज़ अ साइंस दैट स्टडीज माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड पैरासाइट्स। माइक्रोबायोलॉजी एक आपकी ऐसी साइंस है जिसमें आप स्टडी करते हो और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको आप अपनी खुद की एक नेकेड आई से नहीं देख सकते, है ना। आपको माइक्रोस्कोप की हेल्प चाहिए होगी उन माइक्रोब्स को देखने के लिए, जैसे कि आपका ये बैक्टीरिया हो गया, वायरस, फंजाई एंड पैरासाइट्स। ठीक है, इट एक्सप्लेन्स हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव, ग्रो, स्प्रेड एंड कॉज डिजीज एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट और कंट्रोल इन्फेक्शंस इन हेल्थ केयर। ये क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमें मतलब कि अगर हम इनकी स्टडी करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अगर हम इनकी स्टडी करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तो हमें पता लगेगा कि कैसे ये सर्वाइव करते हैं, कैसे ये ग्रो करते हैं, स्प्रेड होते हैं और ये कौन कौन सी जो है डिज़ीज़ को कॉज करते हैं। ठीक है, और अगर ये डिज़ीज़ बॉडी के अंदर हो गई है तो हम कैसे उससे मतलब कि प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को। ठीक है, और कैसे जो इन्फेक्शंस है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हमारी डेफिनेशंस हैं, हम एक बार उनको देख लेते हैं। एक आपकी सिंपल डेफिनेशन लाइक शॉर्ट में आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रोबायोलॉजी एक आपकी ब्रांच है आपकी साइंस की जो कि डील करती है किसके साथ? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी के साथ। ठीक है, एक आपकी डिटेल डेफिनेशन है, एक बार आप इसको भी देख लो। माइक्रोबायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर्स, क्लासिफिकेशंस, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पैथोजेनिसिटी, लेबोरेटरी डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। आई होप सो आपको ये क्लियर होगी कि माइक्रोबायोलॉजी एक आपकी साइंटिफिक स्टडी है जिसमें आप क्या करते हो, जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं आप क्या स्टडी करोगे? उनके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करोगे, उनकी क्लासिफिकेशंस देखोगे, उनके ग्रोथ को देखोगे, ग्रोथ पैटर्न को देखोगे, ग्रोथ को देखोगे, मेटाबॉलिज्म देखोगे, है ना, मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखोगे कि कैसे इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन किससे हो रहा है, इनकी पैथोजेनिसिटी, लेबोरेटरी डायग्नोस की कैसे आप इनको डायग्नोस कर सकते हो। ठीक है, कैसे प्रिवेंशन ले सकते हो और कैसे इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन अभी स्टार्टिंग में बता दिया है माइक्रोबायोलॉजी का। मैंने आपको डेफिनेशन में सिंपल डेफिनेशन और डिटेल डेफिनेशन बता दी है। ठीक है, अब यू आर इन अ नर्सिंग प्रोफेशन। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग लाइक नर्सिंग डेफिनेशन, नर्सिंग के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन होनी चाहिए तो एक बार आप उसको भी देख लो। माइक्रोबायोलॉजी हेल्प्स नर्सेज अंडरस्टैंड्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फेक्शंस, एंटीसेप्सिस, स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन एंड इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी क्या है? माइक्रोबायोलॉजी आपकी हेल्प करता है। माइक्रोबायोलॉजी क्या करता है? हेल्प करता है नर्सेज की कि वो अंडरस्टैंड करे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, कि उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अंडरस्टैंड करे, उनकी स्टडी करे जो कि इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो इन्फेक्शन कोज करते हैं। एंटीसेप्सिस, स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस को हमें परफॉर्म करना है। ठीक है, अगर इन्फेक्शन होता है तो। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारी जो माइक्रोबायोलॉजी उसकी कितनी टाइप्स यानी कि कितनी ब्रांचेस है माइक्रोबायोलॉजी। तो हम देखते हैं कि जो हमारा माइक्रोबायोलॉजी होता है वो आपका बहुत सारी ब्रांचेस में यानी सेवरल ब्रांचेस में जो है हमारा माइक्रोबायोलॉजी डिवाइड है। तो अब हम स्टडी करेंगे कि कितने उसमें ब्रांचेस में हमारी माइक्रोबायोलॉजी डिवाइड है। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी क्या होगी? स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। देन उसके बाद वायरोलॉजी, वायरोलॉजी स्टडी ऑफ वायरसेस। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई, या फिर हम फंजाई में भी क्या आते हैं? यीस्ट मोल्ड्स। देन उसके बाद पैरासिटोलॉजी, पैरासिटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ पैरासाइट्स।
ठीक है। अब पैरासाइट्स में भी लाइक आपके क्या आ गए, प्रोटोजोआ, हेलमिन्थ्स, ये ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है, इम्यून सिस्टम, एंटीबॉडीज, वैक्सीन्स, ये सब। माइक्रोबियल जेनेटिक्स यानी स्टडी ऑफ जो माइक्रोबियल जेनेटिक्स क्या है आपका, डीएनए आरएनए, तो स्टडी ऑफ डीएनए, जीन ट्रांसफर एंड इफ एनी म्यूटेशंस, तो म्यूटेशन की स्टडी। इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रोब्स जो कि आपके सॉइल, वाटर, एयर में प्रेजेंट है, उनकी स्टडी। देन मेडिकल क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी यूज ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रीज, है ना। फूड माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रोब्स इन फूड स्पॉइलेज एंड प्रिवेंशन, ठीक है। सो ये आपकी क्या है, ये आपकी ब्रांचेज हैं माइक्रोबायोलॉजीज की, ठीक है, मेजर ब्रांचेस जो आपकी अलग अलग जहाँ पे यूज़ होते हैं, कहीं बैक्टीरिया, वायरस में, है ना, उसके बाद फंजई में, पैरासाइट्स में, इम्यून सिस्टम में, डीएनए में, है ना, आपके इन्वायरमेंट में, आपकी क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी होती है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रीज़ में हम यूज़ करते हैं माइक्रोब्स को, फूड इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें हम यूज़ करते हैं माइक्रोब्स को, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं, बेनिफिशियल भी होते हैं कुछ माइक्रोब्स, और आपके जो कुछ माइक्रोब्स होते हैं वो आपकी हार्मफुल होते हैं आपके लिए, ठीक है। सो अब हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। सो अब हम इंपॉर्टेंस देखते हैं, रेलिवेंस टू नर्सिंग, ठीक है। तो देखो, माइक्रोबायोलॉजी इज़ असेंशियल फॉर नर्सेज। माइक्रोबायोलॉजी असेंशियल है नर्सेज के लिए बिकॉज दे वर्क क्लोजली विद इन्फेक्शन एंड पेशेंट केयर। बिकॉज जो नर्सेज होती हैं वो बहुत ही क्लोजली वर्क करती हैं पेशेंट के साथ, ठीक है, उनको केयर प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो बिकॉज हॉस्पिटल क्या होता है, हॉस्पिटल में आप चाहे कितना ही इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए आप जो सेप्टिक टेक्निक, एसेप्टिक टेक्निक आप उनको फॉलो करो, बट फिर भी क्या होता है, जो इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है, इन्फेक्शंस के हायर चांसेस होते हैं, एचआई यानी कि आपके हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस के चांसेस होते हैं। तो नर्सेज पेशेंट के साथ उनको हैंडल करती है, ठीक है। तो नर्सेज को पता होना चाहिए कि कौन सा इन्फेक्शन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कोज हो रहा है, ताकि वो मतलब कि क्या कर सके, पहले से ही उसको क्योर कर सके, ठीक है, प्रिवेंशन उसको कर सके। अब यहाँ पे देखो, अब इसके हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है। सो हेल्प्स अंडरस्टैंड डिजीज़, एक तो ये हमारी हेल्प करता है कि हम डिजीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिजम्स उस डिजीज़ को कॉज कर रहा है। देन नेक्स्ट वी हैव द हेल्प प्रिवेंट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। फिर हॉस्पिटल्स में जो हमारे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस होते हैं, एच में जैसे कि अगर मैं बात करूँ, आपके वैप होता है ना, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, उसके बाद आपका कोटी होता है, CAUTI, कॉटी कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। तो आपके बहुत सारे जो है आपके हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस होते हैं। तो ये अगर जो नर्सेज होगी, अगर वो मतलब कि वेल अवेयर होगी, ठीक है, तो इन्फेक्शन से, उन कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से, तो इससे क्या होगा कि इससे HAI को वो प्रिवेंट कर सकती है और पेशेंट को एक अच्छी केयर वो प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। टीचर्स प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, ठीक है, वो क्या करेगी, एक अच्छे से प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन जो है उस प्रॉपर टेक्निक्स का यूज़ करेगी। गाइड हैंड हाइजीन एंड एसेप्टिक टेक्निक, हैंड हाइजीन और एसेप्टिक टेक्निक्स को फॉलो करेगी, ठीक है। जो हैंड हाइजीन है वो एक बेसिकली एक मतलब कि बहुत बेसिक हम कह सकते हैं हेल्थ प्रैक्टिस है, ठीक है, जिसको अगर हम यूज़ करेंगे तो मतलब कि जो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है, अगर हम एसेप्टिक टेक्निक्स का फॉलो करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हेल्प इन स्पेसिमेन कलेक्शन। अब हमें क्या होता है, स्पेसिमेन को भी हमें कलेक्ट करना होता है, जैसे कि आपका यूरिन हो गया, ब्लड हो गया, स्पूटम हो गया, तो अलग अलग स्पेसिमेंट्स को हमें कलेक्ट करना होता है, तो उनकी कलेक्शन में भी ये हेल्प करता है। द नेक्स्ट वी हैव द प्रिवेंट्स क्रॉस इन्फेक्शन बिटवीन पेशेंट्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बिकॉज अगर एक ऐसा पेशेंट है जिसको कोई मतलब कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है, अब उससे क्या होती है, वो उस पेशेंट से जो इन्फेक्शन है वो दूसरे पेशेंट में ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। तो या तो हमें वो उस पेशेंट को जो इन्फेक्शन उसको हमें आइसोलेट करना पड़ेगा, ताकि हम दूसरे पेशेंट्स को क्या कर सकें, प्रिवेंट कर सकें उस इन्फेक्शन को होने से, है ना। तो हमें क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है। सपोर्ट्स एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप, प्रिवेंट रेजिस्टेंस, हेल्प करना है, हमने नर्सेज को एजुकेट करना है, पेशेंट को वैक्सीन के बारे में उनको बताना है, ठीक है। इम्प्रूव्स वुंड केयर एंड इन्फेक्शन कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमने वुंड केयर और इन्फेक्शन कंट्रोल को इम्प्रूव करना है। बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट को चोट लग गई है कहीं पे, ठीक है, और अगर हम उसके वुंड को अच्छे से केयर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो देयर विल बी हायर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, कि वहाँ पे उस साइट पे क्या हो, इन्फेक्शन जनरेट हो जाए, ठीक है। उसके बाद असेंशियल इन ऑपरेशन थिएटर, ICU, लेबर रूम, वार्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे
इनका क्या होता है, दीज आर द इम्पोर्टेंस एंड रेलिवेंस इन नर्सिंग, जो कि मैंने आपको अभी यहाँ पे बताई है। ठीक है, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, हम यहाँ पे देखेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, लाइक वी कैन से सम ऑफ द मेजर डिस्कवरीज की, कुछ डिस्कवरीज या फिर कुछ कंट्रीब्यूटर्स किस किस साइंटिस्ट ने जो है दी है ना। तो लाइक अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंटन वॉन ल्यूनहॉक, और आई होप सो कि इनका नाम तो सब ने ही सुना होगा कि एंटन वॉन ल्यूनहॉक। तो एंटन वॉन ल्यूनहॉक हमारे कौन है, दीज आर द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, हमारे फादर हैं किसके, माइक्रोबायोलॉजी के फादर हैं। और सबसे पहले इन्होंने ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, फर्स्ट टू ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देन सेकंड वी हैव लुइस पास्चर, लुइस पास्चर का भी नाम सबने सुना होगा। तो लुइस पास्चर आपके क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, कौन है, फादर हैं किसके, मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के। देन नेक्स्ट वी हैव द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, इन्होंने जर्म थ्योरी दी थी हमें डिजीज़ की। पास्चराइजेशन, डेवलप्ड वैक्सीन्स, ठीक है, कि जो वैक्सीन्स हैं लाइक आपकी रेबीज़ एंड एंथ्रेक्स, तो इन्होंने उसके बारे में भी क्या करा था, डेवलप, यानी इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट डिस्कवरी करी थी। ठीक है, देन उसके बाद वी हैव द रॉबर्ट कॉक। सो रॉबर्ट कॉक आपके क्या है, फादर है बैक्टीरियोलॉजी के। ठीक है, तो आप प्लीज़ भूलना मत, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है आपके, एंटन वॉन ल्यूनहॉक हैं। उसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी इज द लुइस पास्चर, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इज रॉबर्ट कॉक। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी के फादर हैं आपके एडवर्ड जेनर। ओके, रिमेंबर दीज नेम्स, एडवर्ड जेनर इज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। एंड फर्स्ट वैक्सीन किसकी इन्होंने डिस्कवर की थी, स्मॉल पॉक्स की। ओके, देन वी हैव द जोसेफ लिस्टर, जोसेफ लिस्टर इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था एंटीसेप्टिक सर्जरी। देन वी हैव द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट एंड फेमस जो साइंटिस्ट है ना। सो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन डिस्कवर्ड करी थी, है ना। पेनिसिलिन आई होप सो आप सबको पता होगी पेनिसिलिन क्या है ना। सो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, इन्होंने सबसे पहले क्या करी थी, पेनिसिलिन को डिस्कवर्ड किया था। एंड इट वॉज नॉट, इट वॉज अ चांस डिस्कवरी। ठीक है, अगर आपको पता हो तो पेनिसिलिन क्या थी आपकी, चांस डिस्कवरी थी, यानी कि बाय मतलब कि बाय मिस्टेक, मतलब कि वो कोई एक दूसरा एक्सपेरिमेंट वो परफॉर्म कर रहे थे, बट जब उन्होंने कुछ चीज़ ऑब्जर्व करी कि एक जगह पे हमारी जो डिश है, चाइना डिश जो डिश है, उस पर एक जगह पे हमारे जो कुछ माइक्रोब्स है वो वहाँ पे ग्रो नहीं हो रहे, तो पेनिसिलिन एक एक्ट करते हैं आपके एंटीबायोटिक की तरह। ठीक है, तो वहाँ से उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, उसके बाद वी हैव इवानोस्की एंड बिजर्निक, इन्होंने डिस्कवर किया था वायरस को। ठीक है, एंड वॉटसन एंड क्रिक, वी ऑल नो वॉटसन एंड क्रिक ने हमें डबल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया था। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। आई होप सो आपको यह इतना जितना मैंने अभी पढ़ा है पता हो। एंटन वॉन ल्यूनहॉक, लुइस पास्चर, रॉबर्ट कॉक, एडवर्ड जेनर, जोसेफ लिस्टर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इवानोस्की एंड बिजर्निक एंड वॉटसन एंड क्रिक। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे जो है स्टडी करने वाले कुछ कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज़ को। ठीक है, सो हमारी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स या फिर हम कह सकते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, अब जिसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, दीज आर द टाइनी ऑर्गेनिजम्स, ये आपके बहुत टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं विच आर नॉट विजिबल थ्रू योर नेकेड आइज। ठीक है, जो कि आपके नेकेड आइज से विजिबल नहीं होते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप आप इनको देख सकते हो। द नेक्स्ट वी हैव पैथोजेंस, पैथोजेंस क्या है, पैथोजेंस आर द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ठीक है, ऐसे पैथोजेंस वो होते हैं जो कि किसी डिजीज़ को कॉज करते हैं। ठीक है, देन वी हैव द नॉर्मल फ्लोरा, नॉर्मल फ्लोरा इज व्हाट, नॉर्मल फ्लोरा आर द हार्मलेस माइक्रोब्स इन और ऑन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, यानी कि ये आपके ऐसे हार्मलेस माइक्रोब्स होते हैं, या तो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे या बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होंगे। देन वी हैव इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन, दीज आर द टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, जैसे देन वी हैव इन्फेक्शन, इन्फेक्शन क्या है, इन्फेक्शन होता है इन्वेजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजन। कि ठीक है, पैथोजन कौन, एक डिजीज कॉजिंग
ऑर्गेनिज्म, ठीक है, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। तो जब वो डिजीज़ कॉजिंग जो माइक्रोब है, ठीक है, जब वो मल्टीप्लाई करेगा अगेन एंड अगेन, अपनी एक कॉलोनाइजेशन बना के कॉलोनी फॉर्म करेगा और हमारे जो सेल्स होंगे उनको हार्म करेगा। और अगर सेल्स हार्म होंगे तो उनका जो फंक्शन है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे, डिसफंक्शनिंग होगी उन सेल्स की। तो हमारी बॉडी पे उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो होंगे या साइन एंड सिम्टम्स फिर हमें विजिबल होंगे, है ना। सो यहाँ पे इन्फेक्शन क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजन की, जो पैथोजन है यानी जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब है उसकी क्या हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, उसको हम इन्फेक्शन बोलते हैं। देन कंटामिनेशन इज़ द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स ऑन सरफेस। कंटामिनेशन हम बोलते हैं कि एक आपका मान लो एक क्लीन सरफेस है, ठीक है, तो एक अगर सरफेस अगर वो क्लीन है तो हम उसे बोलेंगे क्लीन सरफेस। बट एक सरफेस है और उसके ऊपर क्या हो रहा है, आपके माइक्रोब्स ग्रो कर रहे, तो उसको हम बोलेंगे दैट दिस वाज एन कॉन्टैमिनेटेड सरफेस, ठीक है, कि वो क्या है, आपका कॉन्टैमिनेटेड सरफेस है। स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन क्या है कि कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रोब्स इंक्लूडिंग स्पोर्स। स्टरलाइजेशन आपका क्या है, दिस वाज एन टेक्निक। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो सरफेस होता है या उस पे हम क्या करते हैं, उसमें जो माइक्रोब्स होते हैं उनको हम डिस्ट्रक्ट कर देते हैं कम्प्लीटली, ठीक है। यानी कि प्रॉपर क्या है, ये आपकी एसेप्टिक टेक्निक होती है स्टरलाइजेशन, जिससे कि हम बिल्कुल जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लाइक अगर हम सर्जरीज परफॉर्म करते हैं, ठीक है, पेशेंट की, तो उस टाइम पे जितने भी हमारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्टरलाइज्ड इक्विपमेंट्स होते हैं। हम स्टरलाइज्ड इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं ताकि हम इन्फेक्शन को होने से प्रिवेंट कर सकें, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे क्या होता है, कोई भी कंटेमिनेशन, कोई भी पैथोजन स्पोर प्रेजेंट नहीं होता है जो इन्फेक्शन कॉज कर सके, ठीक है। द नेक्स्ट वी हैव डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन क्या होता है, डिसइंफेक्शन इज किलिंग ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स, ठीक है, ऑन नॉन लिविंग सरफेस। जो डिसइंफेक्शन होता है, डिसइंफेक्शन आपका होता है नॉन लिविंग सरफेस पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी, जैसे कि अगर हम बात करें लाइक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में बहुत सारे इक्विपमेंट्स हमारे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ लाइक कार्डियक टेबल होती है, ठीक है, तो अगर वो एक इक्विपमेंट है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम डिसइंफेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ बहुत सारे डिसइंफेक्शंस आते हैं, अगर आपने देखा हो, लाइक वी हैव फॉर्मेल्डिहाइड, है ना। फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब होता है फ्यूमिगेट करना, ठीक है। एक जो आपका रूम होता है, ठीक है, उसको फ्यूमिगेशन की हेल्प से हम उसको डिसइंफेक्ट करते हैं, ठीक है। जब पेशेंट, मान लो एक पेशेंट है, ठीक है, वो एडमिट हुआ, एडमिट होने के बाद जब पेशेंट ठीक हो गया और उसका क्या हो रहा है, या तो वहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, या फिर डिस्चार्ज हो रहा है पेशेंट का, तो जब पेशेंट वहाँ से डिस्चार्ज लेकर जाएगा, ठीक है, समझने की कोशिश करो कि जब पेशेंट वहाँ से डिस्चार्ज लेके जाएगा तो उस टाइम पर वहाँ पे क्या इन्फेक्शन तो प्रेजेंट होगा ना थोड़ा बहुत। तो जब दूसरा पेशेंट आएगा तो हम उसको ऐसे ही वहाँ पे एडमिट नहीं कर सकते उस जगह, तो हमें उस जगह को क्लीन करना पड़ेगा, डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा, तो हम फ्यूमिगेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड्स होते हैं, कुछ लिक्विड्स होते हैं जिनको हम गैसियस वेपर फॉर्म में यूज़ करते हैं, और उससे हम क्या करते हैं, उस वार्ड को, उस एरिया को हम क्या करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद एंटीसेप्सिस। एंटीसेप्सिस क्या होता है, एंटीसेप्सिस द केमिकल यूज्ड ऑन स्किन टू रिड्यूस माइक्रोब्स। एंटीसेप्सिस क्या होता है कि इसमें हम कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं स्किन पे, ठीक है, ताकि हम माइक्रोब्स को रिड्यूस कर सकें, ठीक है। देन एसेप्सिस, एसेप्सिस द एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शियस माइक्रोब्स, कि हमारे जो इन्फेक्शियस कॉजिंग माइक्रोब्स हैं वो आपके एब्सेंट है, उसको हम बोलते हैं एसेप्सिस, ठीक है। लाइक आपकी जो वन ऑफ द एसेप्टिक टेक्निक है इज़ योर हैंड हाइजीन। हम बोलते हैं कि वी शुड वेल परफॉर्मिंग एनी प्रोसीजर, ठीक है, बिफोर आई थिंक आपको पता होगा देयर वर 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन जो आपको परफॉर्म करने चाहिए, ठीक है। तो उनसे क्या होता है, हैंड हाइजीन को परफॉर्म करने से क्या होता है, हैंड हाइजीन इज़ वन ऑफ योर एसेप्टिक टेक्निक, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे आपके जो माइक्रोब्स होते हैं वो वहाँ पे क्या होते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, किल हो जाते हैं वो, ठीक है। होस्ट, होस्ट क्या है, होस्ट इज़ ना ऑर्गेनिज्म दैट हार्बर्स अ पैथोजन। यानी कि होस्ट क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसके ऊपर जो पैथोजन है वो रहता है, ठीक है। मे बी वो लिव ऑन द बॉडी और लिव इनसाइड द बॉडी, ठीक है। देन वी हैव द वायरुलेंस। वायरुलेंस इज द सिवियरिटी ऑफ अ माइक्रोब्स टू कॉज डिजीज। यानी कि एक माइक्रोब की कितनी सिवियरिटी है उस डिजीज़ को कॉज करने की, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वायरुलेंस। देन वी हैव द इंक्यूबेशन पीरियड, और प्लीज़ रिमेंबर दिस
टर्म द इंक्यूबेशन पीरियड, बिकॉज ये बहुत बार आएगा अगर आपको नहीं पता। सो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इट इज़ द टाइम बिटवीन इन्फेक्शन एंड सिम्टम्स। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि कोई भी मतलब कि आपको एक इंडिविजुअल है एंड उसको कोई इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है। तो जब उसको इन्फेक्शन वो हो गया है तो उसको जब साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, उस इन्फेक्शन के जब साइन एंड सिम्टम्स आते हैं तो अचानक से नहीं आते। फॉर एग्जांपल कि अभी इन्फेक्शन हुआ है और अभी उसको साइन एंड सिम्टम्स आने लगेंगे, ठीक है। सो कुछ एक टाइम पीरियड होता है, एक पर्टिकुलर कुछ टाइम जो है लगता है, ठीक है। तो जो टाइम होता है, ठीक है, कि जब आपका इन्फेक्शन कोज हुआ है एक्चुअल में, और जब आपका जो है हम कह सकते हैं कि जब साइन एंड सिम्टम्स आपके फर्स्ट बार साइन एंड सिम्टम्स अपीयर्ड हुए हैं, तो उसके बीच का जो टाइम पीरियड है हम कह सकते हैं उसको कि वो आपका क्या होता है, वो आपका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ओके, देन वी हैव द नेजोकॉमियल इन्फेक्शन। नेजोकॉमियल इन्फेक्शन यानी कि आपके हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, लाइक आपका वैप हो गया, कोटी हो गया, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? यानी कि जो ड्रग्स जो कि आपके क्या करें, बैक्टीरियाज को किल करें। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हम सबको पता है, इनेबिलिटी ऑफ एंटीबायोटिक टू किल बैक्टीरिया। अगर हम नॉर्मली भी देखें रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंट होता है किसी चीज़ को रेजिस्ट करना, रोकना, ठीक है। देन वी हैव द कल्चर। कल्चर, कल्चर क्या होता है? कल्चर अगर हम बात करें इन द ओके, सो जो आपकी लेबोरेटरीज़ होती हैं, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज़ होती हैं, तो उन लेबोरेटरीज़ के अंदर क्या होता है, हम माइक्रोब्स की अगर हमें स्टडी करनी है, ठीक है, उनकी कॉलोनाइजेशन स्टडी करनी है, तो उनको हमें ग्रो कराना होता है, उनकी कॉलोनी बनानी होती है, कॉलोनाइजेशन करना होता है। तो उसके लिए हम उनको एक कल्चर में क्या करते हैं, उन माइक्रोब्स को ग्रो करवाते हैं, ठीक है। बिकॉज अगर एक सिंगल माइक्रोब्स की स्टडी करेंगे, मे बी इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू स्टडी, ओके। सो इसलिए हम क्या करते हैं, उनकी कॉलोनाइजेशन फॉर्म करते हैं ताकि हम लार्ज अमाउंट में क्या कर सकें, उनको स्टडी कर सकें। देन ग्राम स्टेन, ग्राम स्टेन भी क्या करता है? वी हैव टू टाइप्स ऑफ ग्राम स्टेन, इफ़ यू नो, ग्राम स्टेन पॉजिटिव एंड ग्राम स्टेन नेगेटिव। सो इट इज़ हेल्पफुल फॉर अस, ये एक स्टेन होता है, ठीक है, एंड इट इज़ यूज टू फॉर द डिफरेंशियल, ठीक है, डिफरेंशियल स्टेनिंग फॉर बैक्टीरियाज हम इनको यूज़ करते हैं फॉर द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ओके, सो आई होप सो कि यहाँ तक जितना भी मैंने आपको पढ़ाया, लाइक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टर्मिनोलॉजीज, दीज आर द टर्मिनोलॉजीज जो कि मैंने आपको अभी यहाँ पे स्टडी कराई है, ठीक है। प्लीज़ आप एक बार इनसे गो थ्रू हो जाना खुद से भी, ओके। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो क्या माइक्रोबायोलॉजीज के क्या प्रिंसिपल है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कोर प्रिंसिपल की, तो देखो, फर्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर एंड वी नो दिस थिंग कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, ठीक है। लाइक वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं कि जो वो आपकी किसी भी टेम्परेचर पे रह सकते हैं, ठीक है। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको फर्स्टली आपको पता लगना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। स्पेसिफिक माइक्रोब्स कॉज स्पेसिफिक डिजीज़, एंड ऑफ कोर्स ये बात भी सच है कि अगर एक स्पेसिफिक माइक्रोब है तो ऑफ कोर्स वो एक स्पेसिफिक डिजीज़ कॉज करेगा, ओके। देन थर्ड इज माइक्रोबियल ग्रोथ रिक्वायर्स बेसिक कंडीशन लाइक न्यूट्रिशन, पीएच एंड टेम्परेचर। एंड माइक्रोबियल ग्रोथ, बिकॉज जो माइक्रोब्स होते हैं उनको भी ग्रोथ के लिए क्या होती है, उनको भी कुछ कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होगी, तभी वो उधर क्या करेंगे, ग्रो होंगे। अगर उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, अगर उनको पीएच और टेम्परेचर जो उनको चाहिए अगर वो उनको मिलेगा, तो माइक्रोब्स ईजिली वहाँ पे ग्रो हो जाएंगे, ठीक है। देन फोर्थ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी बेनिफिशियल और हार्मफुल। और ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपके बेनिफिशियल भी होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं। क्योंकि कुछ माइक्रोब्स आपके क्या करते हैं, लाइक डिजीज़ कॉज करते हैं, बट सम ऑफ द माइक्रोब्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर जो ये होती है ना हमारी कुछ ब्रेड मेकिंग वगैरह में होती है, कुछ ऐसी यीस्ट होती है जो हमारे लिए हेल्पफुल होती है, ठीक है।
अगर मैं बात करूँ लाइक अगर हमारा जो कर्ड हम फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें भी हमारा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो कि आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ठीक है। उसके बाद सैक्रोमाइसिस सर्विस ये होती है, ठीक है, ये भी एक बैक्टीरिया होता है जो कि आपके लिए अच्छा होता है। एक बैक्टीरिया होता है आपका प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनाए, अगर आपने सुना हो, ठीक है, तो ये भी हेल्पफुल होता है। तो देर आर अ लॉट ऑफ बैक्टीरियाज जो कि आपके लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। बट देवर एंड ऑफ कोर्स देवर अ लॉट ऑफ बैक्टीरियाज और फंजी और माइक्रोब्स ऑल्सो जो कि आपके लिए अच्छे नहीं होते, जो आपकी बॉडी में डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। सो कुछ आपके लिए अच्छे भी होते हैं, कुछ आपके लिए हार्मफुल भी होते हैं। नाउ इन्फेक्शन स्प्रेड थ्रू, ऑफ कोर्स जो इन्फेक्शन होगा उसको स्प्रेड होने के लिए एक रूट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, जैसे कि एयर एंड कॉन्टैक्ट फूड वाटर, ठीक है, कॉन्टैक्ट के थ्रू, एयर के थ्रू, फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू। सो यहाँ के ये एक मीडियम है इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, आप जो डिजीज़ है वो आपकी स्प्रेड होती है। देन 6th पॉइंट इज एसेप्टिक टेक्निक हेल्प प्रिवेंट इन्फेक्शन। तो एसेप्टिक टेक्निक अगर हम फॉलो करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका जो इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं वो आपके कम हो जाएंगे। 7th point is sterilization and disinfection reduces microbial load। अगर sterilization and disinfection अगर हम follow करेंगे तो इससे जो microbial load है वो आपका reduce हो जाएगा। 8th इज़ इम्यूनिटी प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। जो इम्यूनिटी होती है वो क्या करती है, वो हमारी जो बॉडी होती है उसको प्रोटेक्ट करती है इन्फेक्शन से, है ना। अगर इम्यूनिटी हमारी स्ट्रॉन्ग होगी और कोई भी इन्फेक्शन अगर हमारी बॉडी पे अटैक करेगा तो हमारी बॉडी की अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो हम उससे फाइट कर सकते हैं। बट अगर किसी की वीक इम्यूनिटी है सो मे बी वो उसके लिए ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है, ठीक है। देन उसके बाद माइक्रोब्स इवॉल्व थ्रू म्यूटेशंस न्यू स्ट्रेन्स, ऑफ कोर्स कि आपके जो म्यूटेशंस माइक्रोब्स जो होते हैं उसके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। और जैसे कि ह्यूमन बॉडी में म्यूटेशंस देखने को मिलती हैं वैसे ही जो आपके माइक्रोब्स होते हैं इनके अंदर भी म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से इनकी बहुत सारे न्यू स्ट्रेन्स जो हैं वो बनते रहते हैं। और हर एक स्ट्रेन के लिए हमें डिफरेंट एंटी माइक्रोबियल या एंटीबैक्टीरियल जो भी हमें एंटीबायोटिक्स हमें बनानी पड़ेगी, ठीक है, नए नए स्ट्रेन्स के लिए। तो वैक्सीनेशन प्रिवेंट इन्फेक्शस डिजीज़, अगर हम वैक्सीनेशन करवा लेते हैं तो इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं इन्फेक्शस डिजीज़ से। लेबोरेटरी डायग्नोसिस इज असेंशियल फॉर करेक्ट ट्रीटमेंट। और अगर हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस कर लेते हैं, ठीक है, तो ये अगर हम पहले ही डायग्नोस कर लेंगे तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है करेक्ट ट्रीटमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल हम साइन एंड सिम्टम देख के बता सकते हैं कि ये डिजीज़ है, बट फॉर योर मतलब कि किसी चीज़ को श्योरिटी के लिए, है ना, कंसिडर करने के लिए ताकि आप उसे करेक्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सको, तो इसलिए आपको क्या करना है, लेबोरेटरी डायग्नोसिस भी आप कर सकते हो, ठीक है। नाउ एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी नर्सिंग, ओके। अब हम माइक्रोबायोलॉजी अब हम स्टडी कर रहे हैं बट नर्सिंग के अंदर इसका क्या रोल है, हम कहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो, फर्स्टली तो इन्फेक्शन कंट्रोल में, है ना, कि इन्फेक्शन कंट्रोल में आप इसको जो है अप्लाई करोगे, ठीक है। स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन टेक्निक में, आइसोलेशन टेक्निक में, हैंडलिंग बायोमेडिकल वेस्ट, है ना, वैक्सीन्स को एडमिनिस्टर करने में, एजुकेटिंग पेशेंट्स को एजुकेट करने में, स्पेसिमेंट्स जो भी स्पेसिमेंट्स होते हैं लाइक ब्लड, यूरिन, है ना, स्पूटम, तो इनकी सेफ हैंडलिंग ऑफ स्पेसिमेंट्स, प्रिवेंटिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग्स, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे नर्सिंग के अंदर जो माइक्रोबायोलॉजी है वो अप्लाई होगी, ठीक है। नाउ एट लास्ट अब समराइज़ करती हूँ मैं इसको। सो समराइज में हम कह सकते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल इन क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। अंडरस्टैंडिंग माइक्रोब्स हेल्प नर्सेज प्रोवाइड सेफ, साइंटिफिक एंड हाई क्वालिटी पेशेंट केयर, ओके। सो अगर हम माइक्रोब्स की अंडरस्टैंडिंग करते हैं तो ये हमारी हेल्प करता है नर्सेज की कि वो हमें एक सेफ, साइंटिफिक और एक हाई क्वालिटी जो केयर है वो प्रोवाइड कर सके पेशेंट को, ओके। सो नाउ आपका जो चैप्टर है यानी कि आपकी जो यूनिट 1 है, ठीक है, योर माइक्रोबायोलॉजी, वो अब यहाँ पे होती है ख़त्म, ओके। सो थैंक यू गाइस।